नमस्कार, मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश की बात। बहुत स्वागत है आप सबका। प्रदेश की पॉलिटिक्स में इन दिनों डर्टी ट्रिक्स के इस्तेमाल का आरोप लगने लगा है। सत्ता पक्ष के नेताओं के ऑडियो वीडियो वायरल होने के बाद अब आरोपों का अंधड़ और बयानों की बौछार काफी तेज है। और इस क्रम में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पर भाजपा ने आरोप लगाते हुए एक एफआईआर दर्ज कराई। आरोप ये कि दिग्विजय सिंह ने सीएम शिवराज सिंह चौहान का फेक वीडियो शेयर किया। दूसरी तरफ कांग्रेस का आरोप है कि धनबल से सत्ता में कुर्सी पर बैठी बीजेपी बौखला गई। भाजपा दिग्विजय सिंह से डरती है, इसीलिए सब कुछ कर रही। कुल मिलाकर यह दौर साफ इशारा कर रहा है कि दोनों पक्ष अब पूरी तरह से फुल चुनावी मूड में। दलालों ने ठगा है, 4.5 करोड़ रुपए ठगे हैं। और जब मैंने ये पत्र लिखकर उनसे कहा है कि अगर इस पर कार्रवाई नहीं हुई तो मुझे मजबूरी में आकर आपके घर पे धरना देना पड़ेगा, उस बात से तिलमिलाई हुई है भारतीय जनता पार्टी और उन्होंने मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। मध्य प्रदेश में 24 सीटों पर होने वाले उपचुनाव से पहले वायरल ऑडियो वीडियो को लेकर सियासी बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को ऐसे ही एक खेल में शामिल होने पर कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ रहा है। आरोप है कि दिग्विजय सिंह ने सीएम शिवराज सिंह चौहान का फेक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया। हालांकि दिग्विजय सिंह ने थोड़ी देर बाद अपने अकाउंट से उसको हटा लिया, लेकिन तब तक वो बीजेपी नेताओं के निशाने पर आ चुके थे। बीजेपी की शिकायत पर भोपाल क्राइम ब्रांच ने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह समेत 12 लोगों पर केस दर्ज किया है। इस मामले में बीजेपी ने दिग्विजय सिंह पर चरित्र हत्या की राजनीति और डर्टी पॉलिटिक्स करने का आरोप लगाया। देखिए, कोई भी व्यक्ति हो उसे चरित्र हत्या की राजनीति या डर्टी पॉलिटिक्स नहीं करना चाहिए। जिस तरह से उस क्लिपिंग में छेड़छाड़ की गई और फिर वायरल किया गया, ये कांग्रेस की हताशा दर्शाती है। आपने राहुल गांधी को डुबाया, वहां तक समझ में आता है। अब तो आप खुद डूबने आने लगे तो आप समझ में आ गए। फिर आपने ट्वीट किया क्यों? शिवराज जी के बयान को काट छाट करने का अपराध वो दिग्विजय सिंह जी आपने किया है, उस अपराध की सजा आपको मिलेगी। इसके बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भोपाल नेहरू नगर मंडल में दिग्विजय सिंह का पुतला फूंका और उन्हें जेल भेजने की मांग की। इधर दिग्विजय सिंह के खिलाफ केस दर्ज होने के बाद कांग्रेस नेता उनका बचाव करते दिखे। बेटे जयवर्धन सिंह ने भी पिता का बचाव करते हुए कहा कि शराब नीति को चरितार्थ करता वीडियो क्या आया, अफवाह उत्पादन करने वालों की सांसें फूल गईं। क्या कहा क्या नहीं कहा, इससे क्या फर्क पड़ता है। कांग्रेस नेताओं के साथ खुद पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ दिग्विजय सिंह के साथ खड़े नजर आए। कमलनाथ ने ट्वीट किया, दिग्विजय सिंह के खिलाफ कानूनी कार्रवाई पर कांग्रेस ने बीजेपी को घेरते हुए कहा कि बीजेपी दिग्विजय से डरती है, इसलिए ये सब कर रही है। मैं नहीं समझता कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई या केस बनाने की आवश्यकता है। इसकी जांच होना चाहिए पूरे मामले की। और दूसरा ये है कि उनने नहीं डाला, जहाँ से डाला उसको उन्होंने रीट्वीट किया है तो मामला बनता नहीं है। लेकिन वो दिग्विजय सिंह जी से पूरी भारतीय जनता पार्टी हमेशा परेशान रहती है, इसलिए कोई भी मामला आता है उनको घेरने की कोशिश करती है। इससे पहले मुख्यमंत्री शिवराज, बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया और इमरती देवी के ऑडियो वायरल होने के बाद सियासी संग्राम मचा था। उपचुनाव से पहले सोशल मीडिया पर वायरल ऑडियो वीडियो पर सियासत जारी है और राजनीतिक दल सोशल मीडिया को चुनाव में एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। सुधीर दंडोतिया, IBC 24, भोपाल। तो इन दिनों प्रदेश में जमकर ऑडियो वीडियो वायरल हो रहे हैं। सबसे पहले मुख्यमंत्री का एक ऑडियो वायरल हुआ जिसमें सरकार किसके इशारे पर गिराई गई, इसको लेकर उनका कुछ बयान सामने आया। इसके बाद उसका वीडियो भी वायरल हो गया। फिर उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने उसको डिनाई किया कि कुछ देर बाद जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए कांग्रेस के नेता और मंत्री हैं तुलसी सिलावट, उन्होंने कहा कि मैं मौजूद था और स्वीकारोक्ति के बाद एक बहस छिड़ी कि क्या केंद्रीय नेतृत्व के इशारे पर सरकार गिराई गई। इमरती देवी का भी एक धमकाने वाला वीडियो
वायरल हुआ था और इसके बाद इस तरह के वीडियोस की एक तरह से बौछार शुरू हो गई। एक के बाद एक कई सारे ऑडियो वीडियो वायरल होने के बाद अब चरित्र हत्या और डर्टी पॉलिटिक्स के आरोप लग रहे हैं सत्ता पक्ष की तरफ से। हमारे साथ में इस वक्त एक पैनल जुड़ रहा है, परिचय आपसे कराते हैं। पीसी शर्मा जी हैं, पूर्व मंत्री मध्य प्रदेश शासन के। अनिल सौमित्र साहब हैं, राजनीतिक विश्लेषक। और हर्षवर्धन जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। आप तीनों का इस मंच पर बहुत स्वागत है। आप तीनों को नमस्कार। पीसी शर्मा जी, सीधा सवाल, सत्ता पक्ष कहता है कि चरित्र हत्या की राजनीति कर रहे हैं दिग्विजय सिंह और कांग्रेस पार्टी और फेक वीडियो को वायरल करा रहे हैं। नहीं, ये तो गलत आरोप है। ये काम हमेशा से रहा है भारतीय जनता पार्टी का। और इसका एक उदाहरण मैं दूंगा कि आज ही राहुल गांधी जी का एक जो ट्वीट आया सुशांत जो फिल्म स्टार है उनके लिए, तो उसमें क्रिकेट शब्द कहीं नहीं था। उनने उसको करके री एडिट करके क्रिकेट उसमें डाल दिया। एक ये है मेरे पास खबर कि राहुल का आलू वाला बयान एडिट करके पोस्ट किया था भाजपा ने। ये इनके एक कार्यक्रम में नंद कुमार चौहान जी ने कहा। तो ये काम हमेशा से भारतीय जनता पार्टी का रहा था और एक अफवाह फैलाने में ये लोग सुपर इनका पूरा मैनेजमेंट रहा है। लेकिन एक चीज़ जो कहीं ना कहीं कही है मुख्यमंत्री जी ने, और मैं समझता हूँ हो भी रहा है। आज शराब के लिए महिलाओं को लगाया जा रहा है, आबकारी विभाग पूरा लगा दिया गया और पूरा उसके फोटोज आए, तो कहीं कोई स्टेप नहीं छोड़ रहे हैं कि शराब की बिक्री कैसे हो। होशंगाबाद जो कि नर्मदा के किनारे बात आई थी कि वहाँ इनकी जब सरकार थी पहले 15 साल नहीं बिकेगी, लेकिन वहाँ भी शराब बिक रही। ये सब चीज़ें हो रही हैं। और जब कांग्रेस की सरकार थी तो कमलनाथ जी की सरकार पर ये आरोप लगाते थे कि साहब छोटी छोटी दुकानें खोल दी गई, जो दुकान है उसको सब दुकान खोलने का वो कर दिया। उस पे से इन्होंने लगातार आरोप लगाते रहे। लेकिन आज ये उसी शराब नीति को आगे बढ़ाते हुए और खुद सरकार चला नहीं पा रहे हैं, लेकिन शराब की बिक्री का काम ये कर रही सरकार कर रही है। तो मैं समझता हूँ कि वो जो वीडियो था वो उसके आसपास था और ये अफवाहें बहुत सी फैलाई इनने। और एक वीडियो से ये इतने परेशान हो गए कि दिग्विजय सिंह जी पर इन्होंने केस FIR दर्ज करा दी। इतना बड़ा मामला नहीं था कि उसमें FIR दर्ज करी। और FIR दर्ज कमलनाथ जी ने भी कहा है कि ये सरकारें आती जाती रहती हैं, इस तरह की अगर FIR होंगी तो ये मान के चलिए कि इसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे। एक पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा के सदस्य रहे हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, उनके खिलाफ इस तरह से FIR करना और उसको इतना बड़ा इशू बनाना ये कोई बात नहीं। और बाकी जो वीडियो वायरल हुए हैं ये इनके लोगों से हुए, इनकी पार्टी का वीडियो आ रहा है। जो शिवराज जी ने कहा कि केंद्र का इशारा था और केंद्र के इशारे पे सरकार गिराई, और अगर ये तो तुलसी सिलावट जी और सिंधिया जी नहीं होते तो क्या सरकार गिरती, मैं मुख्यमंत्री बनता। तो ये इनकी मीटिंग थी, तो कांग्रेस का आदमी तो वहाँ गया नहीं था। बाकी जो वीडियो आया चाहे वो इमरती देवी का हो दूसरी, तो ये सब इन्हीं के लोगों में एक फूट जो मची हुई है, इनकी आपसी जो लड़ाइयाँ हैं उन सब का ये उत्पादन है। पीसी शर्मा जी, कांग्रेस पार्टी ने पिछले दिनों ये बात कही है कि अभी तो इस तरह के वीडियोस और आ सकते हैं, इनकी भरमार है, एक एक करके कई वीडियो सामने आ सकते हैं। चुनाव के मौसम में ये वीडियोस जो हैं वो जवाब देना कई बार मुश्किल कर देते हैं। इनकी सत्यता सामने आते आते जनता के बीच में उस वीडियो के कई वर्जन रखे जाने की बात सामने आती है। क्या ये चुनाव से जुड़े हुए वक्त में आ रहे वीडियो हैं इसीलिए इतनी बौखलाहट है, ये वीडियो आगे ना लाए जाएं इसलिए ये कार्रवाई है? कैसे देखती कांग्रेस पार्टी इसको? ये एक दिग्विजय सिंह जी एक मध्य प्रदेश के कांग्रेस के एक मजबूत नेता हैं, देश के मजबूत नेता हैं। मैंने पहले भी कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी उनके नेता उनसे उनकी कार्यशैली से उनकी डेप्थ से घबराते हैं, इसलिए उन्होंने उनके खिलाफ ये FIR की है। लेकिन दिग्विजय सिंह जी उन लोगों में से नहीं जो इन चीज़ों से डर जाएं। 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी ने कोर्ट पे भ्रष्टाचार के बहुत से आरोप लगाए,
इनके नेताओं ने जाके माफ़ी मांग ली कोर्ट में, लेकिन एक भी मामला सिद्ध नहीं कर पाए। और ये मामला भी ऐसा है कि इसमें ये कहीं कुछ सिद्ध नहीं कर पाएंगे और आखिर में इनको ये जो FIR या तो खारिज हो जाएगी या इनको वापस लेना पड़ेगा। अनिल सौमित्र साहब भी जुड़े हमारे साथ में राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। सौमित्र जी, आपने प्रदेश में पॉलिटिक्स के कई सारे दौर देखे हैं अभी तक, इस दौर को आप कैसे देखते हैं? एक तरफ ये आरोप लग रहा है कि डर्टी पॉलिटिक्स है, दूसरी तरफ हर एक वीडियो ऐसा लगता है कि कोई किसी से पीछे रहना नहीं चाहता, इसमें कोई पक्ष किसी से कम नहीं रहना चाहता। कॉन्स्पिरेसी में हर एक तरफ से लगने वाले आरोप कुल मिलाकर किसी भी पक्ष की विश्वसनीयता पर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क लगाता दिखता है। देखिए पुनीत जी, ये पूरे जो राजनीति का दौर है वही बहुत ही एक प्रकार से आलोचना के कटघरे में है, आलोचना के घेरे में है। बहुत सारे सवाल हैं और हमारे जैसे, आपके जैसे लोग या जो पत्रकार बिरादरी के बौद्धिक क्षेत्र से जुड़े लोग हैं, अगर ये कल्पना करते हैं या ये सोचते हैं कि राजनीति में कुछ विचारधारा की बातें होंगी, कुछ इसमें एकेडमिक बातें होंगी, कुछ इसमें बौद्धिक बातें विमर्श होगी, कुछ नीतियों की बातें होंगी, उस पर कोई गंभीर बहस होगी, बयानबाजी होगी, तो ये बात बेमानी है और हम सब लोग बार बार असफल होते हैं इस प्रयास में, क्योंकि राजनीति का वो स्तर रहा नहीं। दांव पेच साम दाम दंड भेद छल प्रपंच, और इसमें चरित्र हत्या तो बहुत स्वाभाविक चीज है आज की राजनीति में, और वही हो रहा है। और वो एक तरफा नहीं है, वो चौतरफा है, सब तरफ से है। आप हमको गाली देंगे तो हम आपको उससे बड़ी गाली देंगे और कहते हैं कि साहब उन्होंने गाली दिया था इसलिए हम गाली दे रहे हैं, उन्होंने वीडियो मॉर्फिंग करके चलाया था इसलिए हम चला रहे। अरे अब ये थोड़ी होता है, आप कहीं तो अपना स्टैंड रखिए कि नहीं दूसरा कुछ भी करेगा, हमको जो करना है कांग्रेस पार्टी को या भारतीय जनता पार्टी को वो करेंगे। चुनाव के समय हम लोग देखते ही हैं, दोनों पार्टी के लोग टेक्निकल एक्सपर्ट्स के मदद से मॉर्फ वीडियो चलाते हैं। किसी का सिर किसी के नेता के ऊपर लगा देंगे, किसी क्रिमिनल का सिर किसी के ऊपर लगा देंगे और पूरा वीडियो चलता है। तो हम ये सब देख रहे हैं, इसलिए राजनीति का ये दौर यही है। और हम जैसे लोग, आप जैसे लोग हतप्रभ हैं, किंग कर्तव्य विमूढ़ हैं कि क्या हो रहा है राजनीति में। जिनके नेताओं के इतने बड़े बड़े फॉलोअर्स हैं, जो बड़े बड़े जिम्मेदारियों पर रहे, वो बिना सोचे समझे ट्वीट कर देते हैं, बिना सोचे समझे टैग कर देते हैं। तो ये तो बहुत मतलब हानिकारक बात है और समाज के लिए और पूरी राजनीति के लिए ये बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। और मुझे लगता है कि जो पार्टी के बड़े नेता हैं, चाहे वो शिवराज सिंह चौहान जी हों या दिग्विजय सिंह जी हों या माननीय पूर्व मंत्री जी PC शर्मा जी हैं, इन सब लोगों का लंबा अनुभव है राजनीति को। यही लोग समाज को दिशा देने के जिम्मेदार जवाबदेह लोग हैं। राजनीति के कार्यकर्ताओं को दिशा देने के, इनको चरित्र बनाने के जिम्मेदार और जवाबदेह लोग हैं। यही लोग राजनीति को दिशा दे सकते हैं। लेकिन आज दुर्भाग्यजनक स्थिति है कि ये लोग दिशा देने की बजाय आपस में एक दूसरे को जैसा कह रहे हैं कि चरित्र हत्या, तो अच्छा है कम से कम चरित्र हत्या ही कर रहे हैं, हत्या सीधे नहीं कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इसकी जो कानूनी कार्रवाई है, और एक और अच्छी बात हुई है कि दिग्विजय सिंह जी ने जो ट्वीट किया, गलत हो या सही हो तो जांच के बाद पता चलेगा, लेकिन उस पर कानूनी कार्रवाई हो रही है, एक ही अच्छी बात है। नहीं तो अगर गैर कानूनी कार्रवाई हो तो ये तो और दुर्भाग्यजनक हो जाएगा कि जो लोग राजनीति में कानून बनाने के जिम्मेदार लोग हैं उनके साथ ही और वही लोग गैर कानूनी काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अभी एक चेतने का समय है। ये कोरोना काल में, महामारी के दौर में हम सब लोग नए सिरे से विचार कर रहे हैं, तो राजपुरुषों को, राजनीतिज्ञों को भी चेतने, समझने और एक बार पुनर्विचार करने का समय है कि हमको समाज को, राजनीति को किस दिशा में ले जाना है, हमारे फॉलोअर्स को हमको किस दिशा में ले जाना है, कैसे उनको दिशा दर्शन करना है। ये बहुत ही अच्छा अवसर है कि सोचे विचारे और तू मैं की बजाय कहीं से शुरुआत होनी चाहिए। हर्षवर्धन जी से मेरा सवाल, अच्छी राजनीति की शुरुआत कहीं से कोई भी कर सकता है, वो कांग्रेस करे, वो भाजपा करे, कोई भी कर सकता है। तो यही है कि यहाँ सब के सब एक दूसरे को पीछे छोड़ने में, एक दूसरे के जो तरीके रहे थे जिसकी वो आलोचना करते हैं, वो खुद भी इस पे शामिल दिखाई पड़ते हैं। हर्षवर्धन जी, थोड़ा सा पीछे चलते हैं, जहाँ से सीरीज शुरू हुई, मुख्यमंत्री जी का एक ऑडियो, फिर उसके बाद उसी का वीडियो आता है। बीजेपी एक जो उसका हिस्सा है वो उसको लगातार नकारती है और दूसरा कहती है हम तो वहीं मौजूद थे, उन्होंने कहा है और क्या गलत कहा है। अगर हम नेताओं के इशारे पर भी ऐसा करते हैं तो क्या गलत करते हैं। तो जो आप आरोप पहले कभी कांग्रेस पर लगाते थे, अब आप उसको खुद फॉलो कर रहे हैं।
फिर आप अंतर की बात कहाँ करते हैं। अब इसमें ये चरित्र हत्या वाला एक प्रकरण और जुड़ता है, बीच में कुछ और एक दो बयान आए जिसमें खरीफ फरोख्त को लेकर के ऑडियो सामने आया, इसके बाद धमकाने वाला एक ऑडियो सामने आया। कुल मिलाकर जनता बड़ी कंफ्यूज है हर्षवर्धन जी कि दरअसल कौन पहलू अपने पक्ष के ऊपर कायम है। हर कोई एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में है। देखिए पुनीत जी, भारत में 40 करोड़ से ज़्यादा स्मार्टफोन यूज़र्स हैं, एंड्रॉयड यूज़र्स हैं, और राजनीति का जो पूरा नैरेटिव है वो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे आके टिक गया है। एक फेक वीडियो, एक फेक ऑडियो पूरा नैरेटिव चेंज कर देता है, चाहे वो चुनाव हो चाहे वो सियासत हो। मुझे लगता है कि दिग्विजय सिंह जैसे इतने वरिष्ठ राजनेता जो कि शिवराज सिंह चौहान को इतने लंबे समय से जानते थे, वो आखिर कैसे ऐसा वीडियो ट्वीट कर सकते हैं। इनको पता है कि शिवराज सिंह चौहान जो कि एक बार शराबबंदी की बात कर चुके हैं, मध्य प्रदेश में विमर्श हो चुका है, बहस हो चुकी है, हालांकि वो हो नहीं पाया, वो ऐसी बात नहीं कर सकते। तो मुझे लगता है कि राजनेताओं को भी जिम्मेदारी का परिचय देना चाहिए। मुझे याद है कमलनाथ का जो लास्ट इलेक्शन से असेंबली के, उसमें भी कमलनाथ के भी कुछ वीडियो ऐसे आए जो कि काट छाट के बनाए गए, साफ दिखता था, और वो जारी किए बीजेपी ने। मतलब दोनों ही तरफ के जो सूरमा है वो सोशल मीडिया पे लगातार फेक न्यूज़ फैला रहे हैं। फेक न्यूज़ हमारे लोकतंत्र में सबसे बड़ा खतरा मैं मानता हूं, क्योंकि बहुत सारे स्मार्टफोन यूज़र्स हैं जो फेक न्यूज़ को नहीं समझ पाते, जो सोशल मीडिया पे आता है उसको वो लोग आज भी सही मानते हैं, वेरीफाई नहीं करते। अब दूसरी बात, दिग्विजय सिंह पे FIR करने के पीछे के जो राजनीतिक नेतार्थ हैं उनको समझते हैं। हम जानते हैं मध्य प्रदेश में उपचुनाव होने वाले हैं 24 सीटों पे, और ये 24 सीटों पे उपचुनाव ही दशा दिशा तय करेंगे अपने प्रदेश की कौन जो है सत्ता संभालेगा। जब जब चुनाव आते हैं तब तब भाजपा दिग्विजय सिंह को मिस्टर बंटाधार कहती है, जो उनका 10 साल का कार्यकाल रहा उसको याद दिलाती है, और कहीं ना कहीं दिग्विजय सिंह के खिलाफ एक प्रतीक के रूप में उनका इस्तेमाल करते हुए वोटर्स को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती है। तो ये कहीं ना कहीं उस रणनीति का भी हिस्सा मैं मानता हूं कि जिस किस्म से इस ट्वीट पे FIR दर्ज कराई गई है, ये बड़ा राजनीतिक कदम है, क्योंकि फेक न्यूज़ कोई नई बात नहीं, वीडियो कोई नई बात नहीं, ऑडियो कोई नई बात नहीं, लेकिन इसके पीछे की जो पृष्ठभूमि वो समझनी पड़ेगी। दिग्विजय सिंह इस प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, और उनके खिलाफ ये FIR दर्ज करना कहीं न कहीं एक राजनीतिक पैतरा भी है। बड़ा पॉइंट आप रख रहे हैं, चुनाव आ रहे हैं, बड़ा पॉइंट आप रख रहे हैं हर्षवर्धन जी कि क्या ऐसा करने से, दिग्विजय सिंह को आगे करने से पॉलिटिकली और स्पेशली चुनाव में गेन मिलेगा, बीजेपी को लाभ मिलेगा? इस पर उत्तर लूंगा PC शर्मा जी से। सीधे सवाल, क्या दिग्विजय सिंह जी का नाम आगे लाकर भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में फायदा पहुंचता? ऐसा आपकी पार्टी में शामिल कुछ नेता भी कहते रहे हैं, जो दिग्विजय सिंह पर गाये बगाए उनके शासनकाल को याद दिलाते हुए निशाना साधते हैं, कहते हैं उनकी उपस्थिति से नुकसान होता है चुनाव में। गलत बात है, इस बात में कोई दम नहीं है, और इसलिए दम नहीं है कि 3500 किलोमीटर की नर्मदा परिक्रमा की थी दिग्विजय सिंह जी ने, और जितनी जो सीटें जीती है कांग्रेस ने, जहाँ जहाँ नर्मदा परिक्रमा उनकी रही है वहाँ सब सीटें कांग्रेस जीती है, सब जगहों पर रहे वो। उसके बाद उन्होंने चौपाल की हर जिले में जाके, और चौपालें की, तो वो भी एक वजह रहा। तो ये कहना गलत है, लेकिन ये खुद दिग्विजय सिंह जी ने इसकी मांग की है कि आया कहाँ से ये फेक ट्वीट, और मुझे तो ऐसा लगता है कि बीजेपी की ही देन है ये, इस तरह से करके केवल उन पर केस लगाने का और वो करने का वो था, क्योंकि मैंने कहा ये डरते हैं। और मैं बता रहा हूँ आपको, ये ट्रूथ और फेक, ये जो भारतीय जनता पार्टी ने किया, ये टैलेंटेड एक्टर लिखा था उनने सुशांत सिंह के लिए, और इनने उसको चेंज कर दिया क्रिकेटियर। और पहला भी मैंने आपको बताया कि किस तरह से आलू से सोना बनाने की बात ही कही। तो ये भारतीय जनता पार्टी के तरीके रहे हैं, ये झूठ बोलना, जोर से बोलना और ज़्यादा बोलना। ये गणेश जी को भी दूध पिला देते हैं यहाँ से वहाँ तक। तो ये RSS और बीजेपी का ये रहा है, लेकिन इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और ये मान के चलिए कि कमलनाथ जी ने भी इस बात की निंदा की है कि एक राजनेता के, और वो जो भी पूर्व मुख्यमंत्री है उसके खिलाफ इस तरह से FIR करना, और 3-3 MLA, 3-3 पूर्व MLA वहाँ पे जाके करना, ये इसको स्टैंड बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन खुद दिग्विजय सिंह ने कहा कि इसकी जांच हो कि आया कहाँ से,
और उस पर कार्रवाई हो। तो ये मैं नहीं समझता कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी फंडा ये आगे चल के कोई काम कर पाएगा। और जब इसकी जांच होगी तो ये ऑटोमेटिकली ये कहीं कोई पाया नहीं जाएगा। और निश्चित तौर पर ऐसे लोग निकलेंगे जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए होंगे, क्योंकि दिग्विजय सिंह जी इन मामलों में पर क्या ऐसे में निष्पक्ष जांच हो पाएगी? इस दौर में सच सामने आ पाएगा चुनाव के पहले? जो कहते हैं वो बाद में सत्य निकलता है। ये कई बार दो वरिष्ठ पत्रकार बैठे हुए हैं, सच आता है बाद में कि ये सच हुआ है। इसलिए ये सब बात कहना, और ये एक इस तरह का वो ट्वीट आया, उससे ये भारतीय जनता पार्टी पूरी बौखला गई, परेशान हो गई। और ये हमेशा लगातार इसी तरह का ट्वीट और फेक चीज़ें मार्केट में लेके आते हैं और लोगों को बहलाने और बहकाने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये समय खत्म हो चुका है। ये कोरोना काल में जिस तरह से आज लोग परेशान हुए हैं पूरे मध्य प्रदेश के और देश के, किस तरह से सरकार बदली गई, ये सब चीज़ें आज लोगों के सामने हैं। और किस तरह से आज लोग बेरोजगार हुए हैं, 12-14 लाख लोग बेरोजगार हो गए हैं मध्य प्रदेश में, युवा और मजदूर बेरोजगार है। लेकिन इन असल मुद्दों की चर्चा शर्मा जी नहीं होती, यही दुखद बात है। इन ट्वीट्स पे और इन ट्वीट्स के इर्द-गिर्द घूमती राजनीति के ऊपर ही केंद्रित हो जाती है। अनिल सौमित्र साहब, क्या दिग्विजय सिंह जी का इतना भय है कि उनसे एक तरह से एक पूरा प्रोपेगेंडा करके उनके ऊपर एफआईआर की जाती है, उनको सामने रखने की कोशिश करती है बीजेपी? लगातार मैं समझता हूँ दो वरिष्ठ पत्रकार बैठे हैं, ये जानते हैं कि पुनीत जी इसमें भय की तो कोई बात नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए वो एक विकास हो, किस तरह से हम हॉट इशू है दिग्विजय सिंह जी। और आज से नहीं, वर्षों से रहे हैं। 2003 में उन्हीं को मुद्दा बना के भाजपा ने चुनाव लड़ा, और आज भी वो मुद्दा तो है ही। उनके दिग्विजय सिंह जी के स्टेटमेंट्स, उनके ट्वीट्स, उनके फेसबुक पर जो वो लिखते हैं, तो ये चर्चा का विषय बनता ही है। लेकिन ये जरूर है कि अभी मध्य प्रदेश में उपचुनाव को लेके उतनी सरगर्मी नहीं है, उतनी चिंता नहीं है। आंतरिक व्यवस्थाएं जमावट कर रहे होंगे पार्टियां, लेकिन अभी जो 19 तारीख को राज्यसभा का चुनाव होना है, जिसमें हम सबको पता है कि आदरणीय दिग्विजय सिंह जी भी उम्मीदवार हैं और कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी उम्मीदवारी है। ठीक है। उसमें इस दिग्विजय सिंह जी के ऊपर कानूनी कार्रवाई करके तब तक चुनाव तक इसको एक मामला बनाए रखना चाहते हैं, ताकि मीडिया में भी एक छोटा सा कमेंट में लेता हूं हर्षवर्धन जी से। हर्षवर्धन जी, आपने कहा कि अब ये सोशल मीडिया का ईरा है, क्या इस सब से पार्टियों को लाभ मिलता है? केवल 1 या 2 दिन की हेडलाइन, 1 या 2 दिन की सनसनी, लेकिन किसी पर भी भरोसा जनता का नहीं हो पाता। बिल्कुल लाभ मिलता है पुनीत जी। हम देख रहे हैं कि पूरा पॉलिटिकल नैरेटिव जो है सोशल मीडिया पे सेट किया जा रहा है। हमने कई बार ऐसी खबरें देखी कि दोनों ही पार्टीज़ में आईटी सेल के लोग चुनाव से पहले नैरेटिव सेट करते हैं। चुनाव से पहले बहुत सारे बोतल से जिन्न निकलते हैं, वीडियो के, ऑडियो के, पुराने ट्वीट्स के। हम देखेंगे कि सिंधिया जी के खिलाफ जो है बहुत सारे ट्वीट्स आएंगे जो उनके पुराने बयान हैं, जो पाला बदल करके बीजेपी में आ गए हैं। तो मुझे लगता है कि जनता भी कहीं ना कहीं इसके लिए जिम्मेदार है कि वो सतही जो मुद्दे हैं और जो तात्कालिक मुद्दे हैं उनसे प्रभावित हो जा रही है। और सोशल मीडिया पे नैरेटिव सेट करने में ठीक है पॉलिटिकल पार्टीज की भी बड़ी भूमिका है। मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा संकेत नहीं है लोकतंत्र के लिए। और जनता भी मतलब हम ये कहें कि इसी तरफ मुड़ती दिखाई दे रही है, तो बड़ा ये विचार का विषय है पुनीत जी। चलिए, कुल मिलाकर इतना ज़रूर कहा जा सकता है कि जब कभी इस तरह के ट्वीट्स, जब कभी इस तरह के रीट्वीट्स, जब कभी इस तरह का कोई भी मामला, वीडियो आप तक पहुंचता है, तो जनता को अपने असल मुद्दों की तरफ भी थोड़ा ध्यान ज़रूर देना चाहिए और सच जाने बिना उसे कम से कम फॉरवर्ड करने या रीट्वीट करने या उसे आगे बढ़ाने की प्रवृत्ति जो है, जो एक नैरेटिव सेट करने जैसी दिशा तक में बढ़ रही है, इससे शायद बचना चाहिए, जिसका फ़ायदा अलग अलग वक्त में अलग अलग दल उठाते रहें, लेकिन लोगों का इसमें शायद असल मुद्दों के तौर पर कहीं नुकसान होता है। बहुत शुक्रिया आप सबका जुड़ने के लिए। नमस्कार।